रात के सन्नाटे में जीप धाई धाई उड़ी जा रही थी। किरण ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठी थी। कांस्टेबल ओम प्रकाश गाड़ी चला रहे थे। पीछे की सीट पर उसकी अन्य दो सहकर्मी निंद्रालीन थी। किरण की वैसे भी अनिंद्रा से पुरानी यारी थी, सो वह आगे की सीट पर बैठी थी। किरण पंजाब के एक सीमावर्ती पुलिस थाने में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। अपने थाने में वह आसपास के अन्य थानों में भी उसकी काफ़ी इज्जत थी, क्योंकि वह अपने काम के प्रति सचेत थी। अपने सीनियर व जूनियर दोनों से बनाकर चलती थी और सबका मान सम्मान करती थी। किसी की मजाल नहीं कि कोई उसे फालतू की हंसी ठिठोली कर ले। उसके व्यक्तित्व में एक अलग सा ही रूप था। हाँ, और उस जैसी अंग्रेजी आसपास के पुलिस थाने में कोई नहीं जानता था। इसी कारण से अक्सर हाई प्रोफाइल केसेस में किरण को आगे रखा जाता था। इस समय किरण व उसकी टीम एक सम्मान समारोह के लिए जा रहे थे, जहां किरण को बेस्ट फीमेल सब इंस्पेक्टर के टाइटल से सम्मानित किया जाना था। उसके सभी सहकर्मी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किरण इस सम्मान के योग्य है, तभी उसे चुना गया है। सुबह के 5 बजने को थे। तड़का हो रहा था। सूर्यदेव अभी शायद अंगड़ाई ले जगाने की प्रक्रिया में थे। किरण रास्ते में गुजरते सरसों के खेतों को देखती देखती खो सी गई। 20 वर्ष की उम्र में किरण की शादी बंसीलाल से कर दी गई। यह पूरी तरह से अरेंज गठबंधन था। किरण ने ठीक से अपने वर को देखा भी नहीं था। शादी के पहले वर्ष में ही किरण को लगने लगा कि वह कहाँ फंस गई है। गृहस्थी के कामों में कोल्हू के बेल की तरह जुटे रहना एक बात थी, पर बंसी का उसके साथ किया गया अमान्य व्यवहार उसे ज़्यादा खलता था। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से कहीं भी किरण उससे जुड़ नहीं पाई। बंसी हर समय शाम घर पी कर आता। उसके घरवाले उसी का पक्ष लेते कि जवान छोरा है, यही तो उम्र है मौज मस्ती की, कोई थारे बाप से तो मांग के न पीवे। बंद कमरे में रात दर रात किरण का बलात्कार होता था। बंसी हर तरह से उस पर हावी रहता। किरण उसके लिए घरवाली नहीं, मात्र एक बांदी थी, जिसका कर्तव्य ही था कि हर तरह से उसे खुश रख सके। जब ब्याह हुआ था तो लहकते सरसों के खेत सी किरण, और अब साल भर में रेड राड रोग से ग्रसित बीमार नीरज सूखे गन्ने की तरह रह गई थी। शरीर पे हर जगह इतने जख्म, ससुराल में कौन उसकी व्यथा सुनता समझता। वह दिन भर खेतों में, घर में सारे काम करती रहती और रात में बंसी के हवस की शिकार होती। निष्प्राण कार्य सी बन कर रह गई थी। सबसे ज़्यादा किरण को खलता कि उसे मायके नहीं भेजा जाता था। वह तरस जाती अपने माँ बाप, भाई बहन से मिलने को। दूसरा वर्ष बीते बीते किरण उम्मीद से हुई। तब उसे लगा कि शायद अब बंसी का उसके प्रति मोह जागेगा, अब शायद उसकी आदतों में सुधार आएगा, पर कोई बदलाव नहीं आया था बंसी में। क्योंकि किरण काफ़ी कमज़ोर थी, सो डॉक्टरनी ने उसे भारी कामकाज करने को मना किया। बंसी तब रातों को घर ही नहीं आता था। किरण को समझ आ गया था कि वह कहाँ जाता होगा। जैसे तैसे 9 महीने बीते। वो किरण ने उस जैसे ही मैदे की लोई सी सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया। पर घर में तो शोक छा गया। सब छोरे की उम्मीद लगाए बैठे थे और पैदा तो मनहूस छोरी हुई थी। बंसी तो उसे देखने भी नहीं आया था। जचकी के कमरे में वह किरण की खुशी की सीमा नहीं थी। वह अपनी छवि देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। कोई तो मिला उसे अपना कहने को। बिटिया तो जन्म अभी 3 दिन ही हुए थे। उस रात बंसी ने खूब पी रखी थी। बंसी के माँ बाप रोज किरण को बंसी को ताने देते कि जनी भी तो क्या छोरी, छोरा पैदा करने का दम ना था थेरे में। बंसी उस रात बंसी पर राम जाने कौन सा भूत सवार था। देसी शराब से भभकता बंसी लपक कर जचकी वाले कमरे में घुसा और उस नन्ही सी जान को उठाकर बाहर आंगन में जोर से लापटका और उस पर अपनी बोतल दे मारी। लिखने की जरूरत भी नहीं है कि उस 3 दिन की बच्ची का क्या हर्ष हुआ होगा। चीख तक नहीं निकली। फिर किरण कपकपाती सी, भागती सी बाहर आई और जैसे ही उसने अपनी बच्ची पर बोतल से वार होता देखा, वह वहीं बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब उसे होश आया तो एक गठरी की तरह खुद को उस जचकी वाले कमरे में पड़ा पाया। कमजोर देह जो करीब 3 सालों में एकदम कंकाल हो चली थी। अंतर मानस तार तार हो चला था। लगा था कि बस उसके भी प्राण निकलने को ही है। दिल में दुख का ज्वालामुखी फट पड़ा था। वह अपनी कोख को भी च कर बैठ गई।
चीख कर रोने का भी दम नहीं था। उसमें गर्म लावे की तरह आंसू बहते रहे और उसकी सिसकियां भी सिर्फ उस कच्ची माटी की दीवार ने सुनी। वह बार बार अपने सोने से बिछोने को देखती और पछाए खाकर बेहोश सी हो जाती। पता नहीं कितने दिन उसने इस तरह गुजारे। तभी एक दिन खबर आई कि उसके पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई। उसकी मौसी का परिवार उसे लिवाने आया था। ससुराल वाले ने भी बलाटली कहकर भिजवा दिया कि कुछ दिन वहाँ पड़ी रहेगी तो ठीक होगा। घर में तो मनुष्य ही लाई थी। हरामजादी किरण अपनी कोख के दर्द से ही उभरी नहीं थी। उस पर पिता की मृत्यु की खबर किसी आघात से कम नहीं थी। करीब 3 साल बाद अपने मायके आकर किरण को पिता की मृत्यु के दुख से ज़्यादा यहाँ आना सुखद लगा। उसे अपनी यह मन स्थिति पर अचरज हुआ, पर यही सत्य था। किरण के मायके वाले किरण का ऐसा कमजोर हाल देखकर परेशान हो चले थे और जब किरण ने उन लोगों को खुद की आप बीती सुनाई तो उनकी रुलाई फूट पड़ी। पर किरण को सबसे खराब लगी उसकी माँ की बात। हम औरतों का जीवन तो मर्द के हाथ ही होवे और हमारा तो जन्म ही उनकी चाकरी खातिर होवे। ना छोरी घरवाला ही घर का राजा होवे। अब थारी किस्मत जैसी है वैसे है, निभा ले छोरी। किरण फटी आंखों से उन्हें देखती रही कि एक माँ सब कुछ जानते हुए कैसे अपनी बेटी को ऐसी बात कह सकती है। 2 महीने से ऊपर हो चले थे। ससुराल से किसी का कोई समाचार नहीं आया और इस बात से किरण बहुत खुश थी। अपनी नवजात बेटी की हत्या का दृश्य सोचते ही किरण सिहर जाती। रह कर वह भयावह रात उसके आंखों के सामने आ जाती। मायके में फिर से उसका शरीर भरने लगा था, क्योंकि यहाँ तन मन से वह खुश जो थी और अंदर ही अंदर वह खुद के बिखरे टुकड़ों को भी जोड़ने लगी थी। और उसने निश्चय कर लिया था कि वह वापस लौटकर उस नरक में कभी नहीं जाएगी। उसके मौसा मौसी जी उसका दर्द समझते थे, भगवान के भेजे फरिश्ते से कम नहीं थे और उन्होंने भी इसका साथ दिया। मौसा जी के बड़े बेटे वकील थे। उन्होंने किरण को तलाक लेने की सलाह दी। किरण ने समाज की परवाह न करते हुए तलाक की अर्जी डाली। माँ वो भाई बहन बहुत खपा हुए, पर किरण पर अब मानो खून सवार था। वो फैसला कर चुकी थी। अर्जी देखकर ससुराल वालों की धमकियां शुरू हो गई, पर मौसेरे भाई ने कानून की दलीलें दे उन्हें अपनी औकात दिखा दी। यदा कदा फिर भी वह से गीदड़ भपकियां आती रही, मगर किरण को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने मायके का गांव भी छोड़ दिया, क्योंकि घरवालों ने जता दिया था कि वह उनके लिए बोझ और बदनामी के सिवा कुछ नहीं है। मौसी मौसा जी की मदद से वह सर आई, उन्हीं के यहाँ रहने लगी। उसने सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज्वाइन की। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के साथ साथ वर्जिश भी शुरू किया। किरण बीए थी, पर ब्याह होने के बाद सारे रास्ते बंद थे। पर अब उसे लगा कि उसकी बिटिया ने खुद की बलि देकर उसे नया जीवन दिया है और यह मौका वो किसी भी कीमत पर नहीं खोएगी। तलाक हो गया, पर बंसीलाल का दिमाग अभी भी ठिकाने नहीं आया था। एक दिन भरे बाजार उसने किरण को धर दो बचा और जोरदार चाटा लगाते हुए गाली दी। वो घर चलने पर बाध्य करने लगा। तब किरण ने उसकी जो धुनाई की, पूरा बाजार हिल गया। उसके बाद बंसी की परछाई भी किरण के आसपास नहीं फटकी। उसने कांस्टेबल की पोस्ट पाने के लिए मेहनत शुरू की। उसका चयन बड़ी आसानी से हो गया था, क्योंकि कद, उम्र, टाइपिंग, पेज, लिखित परीक्षा, ऑन फील्ड टेस्ट सब में वो अव्वल निकली। उसने समाज की और किसी अन्य की परवाह नहीं की। अपनी धुन की पक्की लगी रही। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सही भी है। अगर इंसान दृढ़ निश्चय कर ले तो पर्वत को भी हिला सकता है। समाज के ताने पड़ते रहे, खुद के परिवार वालों ने संबंध तोड़ लिए, पर अब उसे बिखेर सके किसी में ताकत नहीं थी। साल बीतते गए। वो किरण अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनी, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और यह खबर पक्की थी कि बहुत जल्द वह अपने थाने की सब इंस्पेक्टर बना दी जाएगी। अपने काम के प्रति ईमानदार से काम करती थी। किरण ने अपने चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी और किसी की हिम्मत नहीं की उसे छूने की। किरण के विचारों की रेल एक झटके से रुकी जब उनकी जीप शहर पहुंच गई। उसने राहत की सांस ली। किस बुरे सपनों से गुजरी थी किरण, पर आखिरकार अंधेरी सुरंग से बाहर निकल ही आई थी
और स्वर्णिम सूर्य की रोशनी बाहें फैलाए उसके सम्मान में कण कण में व्याप्त थी। दोस्तों, आप लोगों को अगर यह हमारी स्टोरी पसंद आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।